चलो, गुड इवनिंग बच्चों, स्टार्ट किया जाए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लास्ट क्लास में क्या क्या बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में? जल्दी से बता दें। रजत नहीं, रजत के अलावा कोई बताएगा? ऑप्टिकल में कुछ नहीं कराया था। कात्यायनी शर्मा, क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? हाँ, आप बता दें, आपको जो पता हो, आप पढ़ चुके होंगे पहले। हमने जो बताया था वो तो ठीक है, आप बताएं। तो पहले ही बोल देते, भूवी बोलो आंसर। वो तो इसको तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं कहेंगे ना। कुछ प्लेन पोलराइज लाइट का डिस्कशन हुआ था, कुछ रोटेशन वगैरह का हुआ था। आशय बोलिए। लास्ट क्लास का पढ़ के नहीं बैठते हैं आप लोग? ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? अगर आप किसी कंपाउंड को लेते हो और उस कंपाउंड में से पीपीएल को पास कराते हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में किसी एंगल से रोटेट हो जाती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट है? ऑप्टिकल आइसोमेर्स। इसके जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं, अगर एंगल उसका या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को अगर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसको बोलेंगे लेवोरोटेटरी, है ना, या उसको बोलते हैं माइनस, माइनस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ग्लूकोज को अगर हमने बोला कि ये ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है, और ग्लूकोज का अगर एल फॉर्म है, लीवोरोटेटरी फॉर्म है, तो उसको हम एल भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, और माइनस ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। लीवो के लिए प्लस नहीं लिखवाया होगा, माइनस होगा, ठीक है। और अगर राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म बोला जाता है। बेसिकली क्या है? बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका कायरल सेंटर होता है। क्या होता है? कायरल सेंटर, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या शो कर सकते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी की एक बेसिक कंडीशन है कि अगर एक कायरल सेंटर है तो डेफिनेटली वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर दो कायरल सेंटर है, मतलब किसी कंपाउंड के अंदर अगर दो कायरल कार्बन है, तो गारंटी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। शो करने का मतलब है जो पीपीएल को लेफ्ट या राइट में रोटेट करेगा, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो पीपीएल को राइट या लेफ्ट में रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कौन सी चीजें होती हैं? अगर कोई आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल को देख करके हमें कैसे पता लगेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं कर सकता है? उसके लिए हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं उस कंपाउंड में कायरल कार्बन है या नहीं। कायरल कार्बन का मतलब होता है उस कार्बन से जो चारों ग्रुप्स अटैच होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है बीच में, और उससे आपका एक तरफ C2H5 अटैच है, एक तरफ CH3 अटैच है, एक तरफ Cl है, एक तरफ Br है, तो चार के चार ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलोगे आप? कायरल
कार्बन। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो हम बोलेंगे डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब पीपीएल को लेफ्ट या राइट में घुमाएगा। ठीक है, लेफ्ट या राइट का पता हमें एग्जैक्टली चलता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लेकिन अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो या तो लेफ्ट में घुमाएगा या राइट में घुमाएगा। ठीक है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब वो पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की हम बात नहीं करें। ठीक है, इतनी बात हुई थी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ नोट्स लिखवाए थे, कुछ लिखवाया था, क्या लिखवाया था उतना डेटा बता दो, फिर आगे की बात। कायरल कार्बन लिखवा दिया था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिखवाई थी, और लैक्टिक एसिड का बस एक एग्जांपल ये बताया था, और कुछ नहीं। डी और एल फॉर्म ये सब कुछ नहीं लिखा है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवर रोटेटरी लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हेडिंग डालो, अगर हमें किसी कंपाउंड में पहचानना है कायरल कार्बन, सबसे पहले आजकल एक बेसिक क्वेश्चन आ रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, अगर टफ क्वेश्चन ना बनाना चाहें तो इजी क्वेश्चन बनाते हैं, आपसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे देते हैं और बोलते हैं कायरल कार्बन कितने हैं पहचानिए। ठीक है, तो कायरल कार्बन ढूंढना पहले सीखिए। कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन की डेफिनेशन लास्ट टर्न पे लिखा चुके हैं कि सारी 4 वैलेंसीज क्या होंगी, इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से एसोसिएटेड होंगी। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है आपका, इस पे आपने हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्राइटियम लगा दिया, यहाँ ड्यूटेरियम लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया। चार कार्बन की चारों वैलेंसी, अब 4 वैलेंसी है तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं होगा। 4 वैलेंसी में इन जनरली स्ट्रक्चर कार्बन कैसा बनाता है, किस तरीके का कार्बन का स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये तीनों आइसोटोप हाइड्रोजन के ही है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एंड प्रोटियम, है ना। तीनों आइसोटोप्स जो हैं हाइड्रोजन के ही हैं, लेकिन इनको क्या काउंट करेंगे, डिफरेंट ग्रुप काउंट करेंगे। ऐसा नहीं मानेंगे कि हाइड्रोजन का है तो एक ही मान लो। तो इसमें कायरल कार्बन कौन सा होगा, तो इसमें कितने कायरल कार्बन है, एक ही दिख रहा है आपको। चारों ग्रुप इसके चारों तरफ देखो, सारे ग्रुप्स अगर अलग हैं तो क्या बोलेंगे इसको, कायरल कार्बन। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी और एग्जांपल बता हैं, खाली पीडीएफ कैसे भेज सकती हूँ मैं, हाँ लास्ट टाइम पे पीडीएफ नहीं भेजी थी मैंने, तो उस समय इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। चलिए अच्छा, ये इसमें भी दिख रहा है आपको ये वाला कार्बन कायरल, ये दिख रहा है क्या, C2H5 वाला होगा क्या कायरल। किसी कार्बन पे अगर 2 ग्रुप आपको सेम दिख गए मतलब कायरल तो नहीं होगा। इस पे CH2 CH3 अटैच होगा तो CH2 पे 2 हाइड्रोजन हो गए सेम ग्रुप, CH3 की बात करो तो CH3 पे 3 हाइड्रोजन हो गए सेम ग्रुप, तो कायरल तो नहीं होगा। अब जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं C6H12O6, CHO होता है, ठीक है, बीच में आपके कार्बन पे यहाँ पे OH, इसका ऑर्डर याद करना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। 4 बॉन्ड बनाने हैं, नीचे बनाना है आपको CH2OH, ऊपर बनाना है CHO, HOH, OH, H, OH, H,
HOH, HOH, OHH, फिर उसके बाद HOH, ये तीसरा वाला भी सेम है। हाँ बोलो क्या कह रहे? ठीक, अब इसमें देखना है हमें कि हमारे पास कितने कायरल कार्बन हैं, जरा देख के बताइए। ये जो बीच में है ये सब क्या है? कार्बन है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। कितने कायरल कार्बन हो सकते हैं आप देखिए इसको ध्यान से, ग्लूकोज को। चार। कौन कौन से? जो बीच में तीन दिख रहे हैं ये देखो, स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। ये सी है, इधर H अटैच है, इधर OH अटैच है ना। ऊपर क्या अटैच है? CHO, CHO ऐसा होता है। इसके नीचे क्या है? C, इधर H, इधर OH, फिर C, इधर OH, इधर H, फिर C, इधर OH और इधर H, और नीचे सबसे नीचे कौन सा ग्रुप है? CH2। ठीक, ऊपर वाले कार्बन को कायरल नहीं बोलेंगे। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया तो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। कायरल कार्बन कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज। कायरल कार्बन की क्या पहचान है? कैसा होगा? sp। ठीक, तो ये sp2 है इसलिए ये नहीं होगा। नीचे वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 1 OH, और इधर एक कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन। तो 2 हाइड्रोजन हो गए। अगर किसी कार्बन पे 2 ग्रुप सेम आ गए, यानी चारों तो डिफरेंट नहीं हुए, 2 तो सेम आ गए, तो ये भी नहीं होगा। इसके ऊपर वाले ये वाले को देखिए, 5th कार्बन पे, इसको देखिए, इस कार्बन पे इधर H, लेफ्ट में, राइट में OH, ये राइट में OH, लेफ्ट में H, नीचे जो ग्रुप लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? CH2OH। नीचे ग्रुप को क्या बोलेंगे? पूरा ले लेंगे, पूरा ये ग्रुप अटैच है ना, तो इसको बोलेंगे CH2OH। और ऊपर बोलेंगे ये पूरा ग्रुप। चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, ध्यान से देखो। इस कार्बन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर OH, इधर H, इधर CH2OH, और इधर ये बड़ा सा ग्रुप। चार के चार डिफरेंट हो गए, तो ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल। इसके ऊपर वाले को देखो, लेफ्ट में H, राइट में OH, नीचे की तरफ ये वाला ग्रुप, और ऊपर की तरफ ये वाला ग्रुप। अब ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, आपको पता ही है। इस ग्रुप में एक जगह CHO लगा हुआ है, यहाँ CHO नहीं दिख रहा है। इस ग्रुप में क्या है आपका? 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने? 1 2 कार्बन है ना। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। इसके ऊपर वाले को भी देखोगे, इस कार्बन को भी देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको, OH, H, और फिर यहाँ पे ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? ये। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, कनेक्टेड तो कार्बन से, लेकिन पूरे ग्रुप को देखेंगे, पूरा ग्रुप कौन सा है। ठीक है, केवल कार्बन देखोगे तब तो फिर आप कायरल नहीं बोल सकते ना, पूरे ग्रुप को देखना है। तो ये भी कायरल बन गया। इस ग्रुप को देखो, अगर इस कार्बन को, तो H, OH, और इधर क्या है? CHO, और इधर ये बड़ा सा ग्रुप नीचे। तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो इस ग्लूकोज में कितने कार्बन हो गए कायरल अपने? कितने कायरल कार्बन आ गए? नीचे वाला तो है नहीं, एक कायरल ये वाला, एक कायरल ये वाला, एक कायरल ये, 4 कायरल कार्बन हो गए। क्लियर है बात? इस तरीके से अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो बना लेंगे आप कायरल कार्बन।
कितने हुए बता लेंगे कौन कौन से हैं? अगर ABCD नाम दे दिया जाए कार्बन का तो बता सकते हैं। कौन से? ये वाला इसलिए क्योंकि इस पे एक ग्रुप ये, एक ये, और ऊपर CHO लगा हुआ और नीचे ये बड़ा सा ग्रुप, चारों ग्रुप अलग हो गए। ठीक है, नोट करिए, नोट भी करना है। हाँ तभी तो देखेंगे, नहीं तो कैसे देख पाएंगे। बोलो बोलो बोलो। तो इस कार्बन को अगर आप देख रहे हो कि ये कायरल है या नहीं, तो इस पे कौन से ग्रुप अटैच है उनको देखोगे ना। तो एक तरफ आपने देखा H, एक तरफ देखा OH, एक तरफ ये पूरा ये वाला बड़ा ग्रुप है, और एक तरफ ये ग्रुप है। चारों वैलेंसी किससे सेचुरेट हो रही है उनको ही तो देखना है। इस कार्बन की चार वैलेंसी कौन सी है? ये इस पे कौन कौन से ग्रुप अटैच है, बस ये देख लो। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा आपका? कायरल कार्बन हो गया। अगर चारों ग्रुप में से दो ग्रुप भी सेम आ गए, चारों डिफरेंट नहीं हुए, तो कैसा बन जाएगा? ए कायरल हो जाएगा, नॉट कायरल। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो वो नहीं होगा। sp2 है, उसमें तो वैलेंसी एक कार्बन की दो तो ऑक्सीजन से ही हो गई ना, दो वैलेंसी तो सेम ही ऑक्सीजन से हो गई ना। एक ड्रग है, अभी जल्दी पूछी गई थी आपसे। CCOH H, इस पे है CH3 H, और इसके बाद है, इसमें आपको कायरल कार्बन बताने हैं, NH6, इस पे लोन पेयर है। चलो, इस कंपाउंड में बताना है आपको कायरल कार्बन कितने हैं, कौन कौन से। इस कंपाउंड का नाम है एफिड्रीन। कौन कौन से कायरल है? ये वाला, और क्लियर है सबको? कौन कौन से बताए हैं? एक ये वाला, और एक ये तो सीधे ही दिख रहा है, CH3 हो गया, तीन ग्रुप सेम हो गए। ये CH3 हो गया तो हो नहीं सकता, बाकी ये हाइड्रोजन NH लगे हुए हैं। इस कार्बन पे एक H, एक OH, और एक इधर ये NH वाला बड़ा सा ग्रुप, और इधर बेंजीन रिंग, चार अलग अलग हो गए। इस कार्बन पे भी इसी तरीके की सिचुएशन है। ये बेंजीन रिंग को लेते हुए ये CHOH, और इधर NH CH3, इधर CH3 और इधर H। तो कितने कायरल सेंटर हो गए यहाँ पे? दो कायरल कार्बन हो गए। ठीक है, जैसे ये N है ना, ये N, ये जो N है इसको भी हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर बोल सकते हैं। कायरल कार्बन तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर। कैसे कायरल सेंटर ये प्रूफ हो रहा है? अगर इस N को देखो तो इधर की तरफ एक ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है, एक वैलेंसी से, एक वैलेंसी से ग्रुप CH3 लगा हुआ है, एक वैलेंसी से ग्रुप हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक आपका क्या है यहाँ पे? लोन पेयर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन में कैसे देखते हैं? एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो चार के चारों तरफ डिफरेंट चीजें हो गई इस नाइट्रोजन के, तो इस नाइट्रोजन को क्या बोलोगे? कायरल सेंटर।
ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के बारे में बताइए, ये कायरल होगा या ए कायरल होगा? ए कायरल का मतलब है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है। ए कायरल या कायरल, कायरल का मतलब जिसमें है, अकायरल चलो दोनों के दोनों। ध्यान से देखो, जो सिचुएशन बताइए वही वही है, कायरल होगा या नहीं। चारों ग्रुप क्या होना चाहिए कार्बन पे? डिफरेंट। तो कायरल हो गया मॉलिक्यूल, नहीं है तो ए कायरल, अकायरल। कायरल सेंटर किसी भी एटम को कह सकते हैं कार्बन के अलावा, और अगर कार्बन की बात करेंगे तो कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? नाइट्रोजन वगैरह तो है नहीं, कार्बन ही है, तो कार्बन के बारे में पूछ। फर्स्ट कंपाउंड के बारे में बताइए क्या है? कोई कायरल कार्बन नहीं दिख रहा है, क्यों? ये वाला कार्बन नहीं हो सकता है, क्यों? इधर देखो, इस कार्बन पे इधर Cl, इधर हाइड्रोजन, इधर CH2, इधर CH2, फिर CH2 सेम ही ग्रुप आ रहा है ना? तो ये तो कायरल हुआ नहीं, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड वाले में क्या सिचुएशन है? इस कार्बन को देखो, इधर गए हाइड्रोजन, इधर गए क्लोरीन, दो ग्रुप तो अलग हो गए। तीसरे ग्रुप में अगर इधर आओगे तो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये CH हो गया, डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या आएगा? CH2 इसके स्ट्रक्चर में आएगा ना, CH2 तो ये डिफरेंट हो गया। मतलब आपको क्या देखना है? उस कार्बन से चारों जो वैलेंसी हैं या चारों जो पाथवे जा रहे हैं वो डिफरेंट हैं या नहीं है। केवल ये नहीं देखना है कि अगर उस कार्बन से कार्बन जुड़ा है तो उसको आपने क्या कह दिया? सेम मान लिया, नहीं। आपको देखना है कि वो CH है, CH2 है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो अगर इस मॉलिक्यूल को देखो तो इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन पे क्या हो गया? हाइड्रोजन, इधर हो गया क्लोरीन, इधर हो गया CH, डबल बॉन्ड CH, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो CH डबल बॉन्ड CH, राइट हैंड साइड से जाओगे तो क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आएगा। तो इधर का रास्ता बोल रहा है कि ये CH डबल बॉन्ड CH से जा रहे हैं, इधर का रास्ता बोल रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 से जा रहे हैं। तो दो डिफरेंट पाथवे मिल गए इधर, तो दो अलग इसको मान लेंगे ग्रुप, और दो ग्रुप ऊपर वाले तो अलग हैं। तो ये क्या बन गया आपका? कायरल सेंटर। तो कायरल हो गया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे आप? क्लियर है बात? बना लीजिए। हाँ, कायरल कार्बन किसी भी एटम को बोल सकते हो, नाइट्रोजन। हाँ, चार डिफरेंट होना जरूरी, उसमें एक लोन पेयर काउंट कर सकते हैं। दो डिफरेंट हुए, दो सेम हुए तो नहीं हो पाए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया तो नहीं होगा। हाँ तो बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? Cl पे कैसे बनेगा?
तो Cl तो एक ही से जुड़ा है ना, 4 वैलेंसी देखनी है ना, O पे नहीं होगी तो नहीं बनाएगा, 4 वैलेंसी भी तो बनानी चाहिए। नाइट्रोजन के केस में इसलिए हो रहा है क्योंकि एक लोन पेयर को हम कंसीडर कर रहे हैं। हाँ हाँ, लोन पेयर हटा दो तो चलो। अब एक एग्जांपल लिखो। जैसे मान लो आपका 3 डिग्री अमीन है, यहाँ देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, 3 डिग्री अमीन है कोई, कैसा अमीन है 3 डिग्री, और कैसा है एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं है, किस टाइप का है एलिफेटिक, या आप लिख दो एलिफेटिक ना लिखना चाहो तो लिख दो ए साइक्लिक, कैसा अमीन है ए साइक्लिक, ए साइक्लिक 3 डिग्री अमीन। ठीक, इस नाइट्रोजन को अगर ध्यान से देखो तो आपको ये क्या दिख रहा है, एक ग्रुप हो गया CH3, एक ग्रुप हो गया C2H5, एक ग्रुप हो गया C3H7, और अगर ये देखें हम लोग तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ये हो गया लोन पेयर। तो इस तरीके से अगर देखो तो नाइट्रोजन पे क्या बन गया आपका कायरल सेंटर बन गया। ठीक है, कायरल सेंटर अगर बन गया तो ये कैसा होना चाहिए, क्या कर रहे हो, कायरल सेंटर अगर है तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाना चाहिए, है ना, ऑप्टिकली क्या होना चाहिए एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, है ना, ये ऐसा होना चाहिए था। पर इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, इस मॉलिक्यूल में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लिपिंग। कौन सा प्रोसेस होता है, फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का क्या मतलब होता है, मॉलिक्यूल आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, कभी तो मॉलिक्यूल किसी सेकंड इस फॉर्मेट में दिखेगा और किसी सेकंड क्या होगा फ्लिपिंग हो जाएगी। फ्लिपिंग का मतलब लोन पेयर इस तरफ चला गया और ये ग्रुप इस तरफ चला गया, मतलब इस तरीके से दिखाई देगा। हाँ, इससे फर्क ये पड़ेगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में दो फॉर्म होते हैं किसी कंपाउंड के, डी फॉर्म और एल फॉर्म। ठीक है, वो अलग अलग थीटा पे आपको रोटेट करेंगे। अगर एक मान लो 38 डिग्री लेफ्ट घुमा रहा है तो दूसरा 38 डिग्री राइट में घुमा देगा, है ना। लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये जो फ्लिपिंग होती है ये कंटिन्यूअसली होती रहती है, मतलब मॉलिक्यूल किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कभी इसमें चेंज होता रहता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा मॉलिक्यूल है ये, 3 डिग्री एमीन, और वो भी कैसा एमीन है ए साइक्लिक, मतलब विदाउट चेन, विदाउट रिंग। तो ए साइक्लिक 3 डिग्री अमीन अगर है तो वो क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है वो, एक्चुअली क्या बोलोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि इसमें एक फॉर्मेट प्रेजेंट ही नहीं है ना, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं बार बार। अब
साइक्लिक अगर कर दे तो इसमें एक चेंज आ जाएगा, साइक्लिक करते ही फ्लिपिंग हो जाएगी खत्म। अगर 3 डिग्री एमीन को क्या बना दें हम लोग, साइक्लिक बना दें, तो फ्लिपिंग आपकी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। नोट हो गया। साइक्लिक अगर बना ले, कैसी एमीन बना ले हम, साइक्लिक। यहां नाइट्रोजन लगा दिया, एक पे लोन पेयर दिखा दिया, एक पे CH3। पूछते हैं जो साइक्लिक एमीन होती है, साइक्लिक एमीन में क्या फ्लिपिंग आपको देखने को मिलेगी? साइक्लिक एमीन का मतलब एक ग्रुप कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी ये, एक ये, दो वैलेंसी किससे हो गई, साइक्लिक रिंग उससे अटैच है। तो अगर इस तरीके से रिंग अटैच है तो क्या फ्लिपिंग हो पाएगी? ये जो रिंग होती है ना, बहुत भारी ये रिंग जो होती है, ये भारी से लॉजिक नहीं लगाएंगे, लगा सकते हो लॉजिक, बट भारी का लॉजिक नहीं होता है। लॉजिक ये होता है कि मान लीजिए कि दो चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना, एक इधर है और एक इधर है ना। अब इसको फ्लिप करना है तो आपने ऐसे कर दिया, ठीक, ऐसे कर दिया। मान लो ये एक एटम है इधर वाला और एक एटम इधर फिंगर्स की तरफ, आपको इसकी फ्लिपिंग करनी है तो आपने ऐसे कर दी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये एक एटम है, इधर एक एटम है ना, और इधर वाली जो चीज है, इधर वाली जो चीज है इधर से रिंग से भी अटैच है। तो रिंग क्योंकि दो साइड से कनेक्टेड है ना, रिंग क्या है, दो साइड से कनेक्टेड है, एक सर्कल में जा रहा है, तो यहाँ पे रोटेशन फ्लिपिंग जो है पॉसिबल नहीं होती है ना। अब ये क्या बोल रही हैं, क्या बोला था इन्होंने कि अगर यहाँ पे फ्लिपिंग करनी है, यहाँ पे क्या करना है, फ्लिपिंग करनी है। फ्लिपिंग का मतलब लोन पेयर जिधर है उसके अपोजिट में चला जाएगा, मतलब ऐसा होना चाहिए, लोन पेयर इधर आ जाए, लोन पेयर आपका इधर आ गया, है ना, और ये पूरी रिंग पलट के किधर चली जाए, इस तरीके से। तो रिंग की फ्लिपिंग जो होती है वो क्या होती है, इजी नहीं है, तो यहाँ पे फ्लिपिंग एब्सेंट है। हाँ, मैं बोल रही थी भारी रिंग की फ्लिपिंग क्या है, नॉट पॉसिबल। रिंग में फ्लिपिंग क्या है, पॉसिबल नहीं। अच्छा, इसका जो नाइट्रोजन होगा उसको कायरल बोलोगे या अकायरल बोलोगे? किस साइड पर? नहीं नहीं, तब तो और हो जाएगा ना। हाँ, फ्लिपिंग फ्लिपिंग की बात करना चाहता हूँ, फ्लिपिंग है या नहीं है इसमें, बताओ। कायरल है या नहीं? ये नाइट्रोजन कायरल मानोगे या नहीं मानोगे, ये सोचने की बात है बस। क्यों? दोनों तरफ से क्या आ रहा है, CH2, सेम पाथवे आ रहा है, इसलिए क्या मानेंगे, कायरल नहीं मानेंगे, है ना। इसके पहले वाला जो मॉलिक्यूल था वो क्या था, कायरल था, ये वाला कायरल था, है ना। लेकिन हुआ क्या था, इसमें फ्लिपिंग प्रेजेंट थी, फ्लिपिंग की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। वैसे देखने को हमको क्या लग रहा था कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, कायरलिटी है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे सीधे सीधे आपका ये CH2, ये CH2 सेम ग्रुप, CH2 सेम ग्रुप, तो इधर वाला पाथवे क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। तो नाइट्रोजन पे चारों पाथवे क्या होने चाहिए थे, डिफरेंट होता, तब ये कायरल सेंटर
बनता। तो यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, और इस रिंग की वजह से इसकी फ्लिपिंग भी नहीं हो पाएगी, रिंग की वजह से इसकी फ्लिपिंग भी नहीं होगी। तो साइक्लिक अगर 3 डिग्री एमीन है तो उसमें फ्लिपिंग एब्सेंट होती है, लेकिन अगर ए साइक्लिक है तो उसमें प्रेजेंट होती है। सब बंद क्यों करवा दिया? हाँ, मैं कह रही हूं अगर आपने जो कंसेप्ट बताया दो साइड से जुड़ा हुआ है, इस वजह से फ्लिपिंग नहीं होगी, उस हिसाब से तो ज्यादा इजी हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वो तीनों जाट उधर ही रहना। जैसे ये इसको कुछ इस तरीके से समझो, जैसे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो अगर आप इस बॉन्ड को रोटेट करना चाहो तो आसानी से रोटेट कर पाते हो, क्योंकि एक जगह से ज्वाइनिंग है, एक को कांस्टेंट कर दो और दूसरे वाले को रोटेट कर दो। अभी हम कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ेंगे तो उसमें यही पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड अगर है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे कार्बन को हम क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर C डबल बॉन्ड C है, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्लास में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ा था, वहां पे हम बात कर रहे थे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C की बात कर रहे थे, या दूसरा केस हमने सिस ट्रांस में कौन सा पढ़ा था? रिंग के ऊपर अगर ग्रुप अटैच हो, ये भी तो बात कर रहे थे हम, रिंग के ऊपर अगर ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C का मतलब है कि कनेक्शन कहां से है? दो जगह से। जैसे ही पाई बॉन्ड पिक्चर में आता है, पाई बॉन्ड में आपने पढ़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई, तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। लेकिन अगर पाई बॉन्ड की बात करो तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग से। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ भी कनेक्टेड होता है और नीचे की तरफ भी ओवरलैपिंग होती है, कनेक्टेड होता है। दो तरफ से अगर कनेक्शन है तो उसको रोटेट करना, उसको तोड़ना, उसको फ्लिप करना ये डिफिकल्ट होगा। किसका? तो साइज तो सबका ही निग्लेजेबल होता है बहन, ये तो सब छोटे ही चीजें। इसी तरीके से रिंग की भी जब बात करते हो तो रिंग में भी क्या है? रिंग में अगर यहाँ कार्बन है, इस पे कोई ग्रुप ए लगा हुआ है, इस पे बी अटैच है, इस पे सी है, इस पे डी है, तो हम ऑप्टिकल अभी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में यहाँ पे भी कनेक्शन क्योंकि ऊपर से भी है और नीचे से भी, दो तरफ से कनेक्शन है, इसलिए रिंग को भी क्या होता है? रिंग के अराउंड भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे केसेस को, इस केस को हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कौन सा केस बोलेंगे? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की एक बेसिक कंडीशन तो आपको ये भी बताई थी कि किसी कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। दोनों कार्बन को ऑब्जर्व करो, अगर किसी भी एक कार्बन पे सेम ग्रुप हो गया तो आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगी। लेकिन अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे ये वाला जो आइसोमेरिज्म है ये एराइजी होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ किस तरीके का रोटेशन है? रेस्ट्रिक्टेड है, रुका हुआ रोटेट नहीं कर सकते आप, ना तो डबल बॉन्ड को ना ही रिंग को इस तरीके से। ठीक? किन दोनों में? तो अभी नीचे वाली बात यही तो कह रही हूँ कि जहां रिंग है उसको आप मान सकते हो पाई बॉन्ड की तरह, एक ऊपर से कनेक्शन है और एक दूसरे साइड से, दोनों तरफ से कनेक्शन हो गया ना, रिंग बन रही है। तो अब कहीं ऐसे जुड़े हुए हो और कहीं किसी एक से जुड़े हो, तो आप किसी एक से जुड़े हो तो आपको उठा करके उधर पटक देना आसान होगा दूसरी तरफ, है ना, और दो लोगों से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा कहाँ? तो डबल बॉन्ड से क्यों सोच रहे हैं आप? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की दो कंडीशन है, एक डबल बॉन्ड, सुनो ध्यान से, एक डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सोच रहे हो आप, दूसरी चीज आप ये सोच रहे हो ये इधर से अटैच है एक ग्रुप से, एक ग्रुप से इधर से अटैच है, ये एक ग्रुप से इधर से अटैच है ये वाला कार्बन, और एक ग्रुप से इधर से अटैच है। यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। ये नाइट्रोजन, ये तो फ्री है, ये फ्री है, ये फ्लिपिंग करा सकते थे, ये इधर से रिंग बना लिया, अटैच हो गया, और ये इधर से रिंग बना लिया। ठीक है, तो दो केस ही याद रखो, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हल्के भारी से
तो क्या याद रखना है, 2 केस याद रखते हैं कि रिंग बन रही हो तो फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, और अगर डबल बॉन्ड है तो फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं। तो ये वाले केस में हमारा जहां पे हम आइसोमेरिज्म देखेंगे ऑप्टिकल वाली, वहां डबल बॉन्ड की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर कार्बन पे नाइट्रोजन पे किसी पे डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड देखते ही ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, कंडीशन किसकी है, अगर केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ही आपका sp3 हाइब्रिडाइज अगर कार्बन है तो ही आप बात कर सकते हो किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अपने काम का नहीं है, सिस ट्रांस होगा वहां पे हो सकता है ना, पर ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट होगी। हाँ हाँ हाँ, फ्लिपिंग तो नहीं होगी रिंग की वजह से, फ्लिपिंग दूसरी चीज है और ये जो रोटेशन है वो दूसरी चीज है। रोटेशन आपको इसलिए बताया, फ्लिपिंग देखो, फ्लिपिंग का केस आपको क्या रिलेट करने के लिए बताया रहते हैं हम, कि इसमें मॉलिक्यूल किस तरीके से टर्नओवर हो रहा है, यही तो सिखा रहे थे, घूम सकता है या नहीं घूम सकता है। तो उससे रिलेट किया मैंने रोटेशन को, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को, कि अगर केवल सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो वहां पे रोटेशन पॉसिबल होता है। एक कार्बन को आप ऐसे सेंटर मान लेते हो, जैसे मान लो ये एक पेन है, ठीक है, इस पे एक एटम इधर लगा है, एक एटम इधर अटैच है, तो जहां पे अगर सिंगल बॉन्ड है केवल, तो आप क्या करते हो, एक एटम को अगर कांस्टेंट मान लो तो दूसरे को आप वहां पे रोटेट करा सकते हो। ठीक, इसके ऊपर अगर 3 ग्रुप 4 ग्रुप जो भी लगे हुए तो वो रोटेट हो सकते हैं। तो ये बात हुई क्या, फ्री रोटेशन की। ठीक, अगर यहाँ पे आप कार्बन और कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच करा दो, डबल बॉन्ड बोलने का मतलब एक तो सिग्मा बॉन्ड है ही बीच में, और दूसरा क्या बन गया, ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब इतने सारे कनेक्शन हो गए तो एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को जब रोटेट कराओगे तो कोई ना कोई बॉन्ड टूट जाएगा। रोटेट कराने का मतलब ये भी नहीं है कि आप मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करोगे, तोड़ोगे, मॉलिक्यूल बना रहेगा तभी किसी फिनोमिनन को आप डिस्कस करोगे। तो अगर पाई बॉन्ड होता है तो वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर आप रोटेट कराओगे तो टूट जाएगा, इसलिए ऐसे केसेस को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। उसी तरीके का केस फ्लिपिंग था, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, हाँ, इसलिए वहां रोटेशन है ही नहीं, वहां बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। पड़ रहा है ना फर्क, किसी को दो तरफ से कनेक्ट करके फिर पलट रहे हो तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे मूव करो। अब ये है इनको, तो इस तरीके से आपका चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर है 12th में ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स वाले चैप्टर में जितनी भी ड्रग्स दी हुई है, मेडिसिन दी हुई है, उनके स्ट्रक्चर आपको देखने हैं, और स्ट्रक्चर देख करके के स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन है वो आपको याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि किसी ईयर में जब पेपर आता है तो स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, जैसे इस ईयर में जो पेपर आया जेई मेंस का, उसमें ड्रग्स के स्ट्रक्चर बना के दे दिए थे और आपको कायरल कार्बन बताने थे, तो आप आराम से बता सकते हो कितने कायरल कार्बन है स्ट्रक्चर देख के। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं याद है, किसी मेडिसिन का नाम दे दिया सीधे, स्ट्रक्चर आपको नहीं याद है, तो कायरल कार्बन का नंबर बता पाओगे नहीं। तो जितनी एनसीईआरटी में ड्रग दे रखी हैं उनके स्ट्रक्चर कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके उसमें कितने कायरल सेंटर है, कौन कौन से हैं, उनको रेड पेन से अपनी कॉपी में बनाएंगे और बना करके उसको लर्न कर लेंगे कितनी ड्रग में कितने कायरल सेंटर हैं। अगर स्ट्रक्चर आता है तो वेल एंड गुड, तब तो आप देख के ही बता लोगे। स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आपको क्या होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में गिवन है बस उतने आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि लास्ट ट्वेल्थ एवरीडे वाला जो चैप्टर है, ड्रग वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उस चैप्टर में आपका है ये चीज, ठीक है। लास्ट टर्न पे आपको लिखवाया था स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, ठीक है। स्टीरियो सेंटर क्या था, कनिष्का बता दो जरा। हम्म, कायरल सेंटर की तो बात हो गई, स्टीरियो सेंटर कौन बताएगा? स्टीरियो सेंटर आशय, आशय। हम्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है उसको स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। हाँ, स्टीरियो सेंटर, प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो जरा, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है आपके पास। स्टीरियो सेंटर की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, नहीं लिखी है? देखो, व्हेन एन इंटरचेंज, स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन लिख लो, when an interchange of two atoms an interchange of two atoms or groups, two atoms or groups to a center results into new isomer is called stereo center, स्टीरियो सेंटर, ठीक है। जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड C था, यहाँ पे आपने मिथाइल लगाया, इधर पे मिथाइल लगा दिया, है ना, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, इधर मिथाइल लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम बोल रहे हैं स्टीरियो सेंटर। तो इसके अराउंड किसी एक एटम पे आप दोनों ग्रुप को इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों ग्रुप को इंटरचेंज। अगर इन दोनों ग्रुप में हम इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, यहाँ पे CH3 पहले से था, यहाँ H। एक एटम पे हमने चेंज कर दिया। तो जैसे ही हमने एक एटम पे चेंज किया, दूसरा आइसोमर मिल गया हमको, दूसरा स्टीरियो आइसोमर मिल गया। कैसे? इसको क्या बोला था हमने? सिस बोला था या ट्रांस? मानवेंद्र ध्यान कहाँ है? इसको हमने सिस बोला था या ट्रांस? पहले वाले को हर्ष, और दूसरे वाले को जिसमें डायगोनल पे सेम होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो एक सिस आइसोमर था, इसके इस सेंटर के एक कार्बन एटम पे हमने ग्रुप्स को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करते ही दूसरा आइसोमर बन गया। ऐसे सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीरियो सेंटर, ठीक है। क्लियर है बात? तो कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर पहचान लेंगे। कायरल सेंटर का मतलब क्या है कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, और स्टीरियो सेंटर अगर हम देख रहे हैं तो कौन सी आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI की बात कर, ठीक है। अब
अगर किसी मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन है, 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, वेज डैश फॉर्मूला। किसी मॉलिक्यूल का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? 3D। 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं? उसको हम बोलते हैं वेज डैश फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसको? वेज डैश फॉर्मूला। मान लीजिए ये कार्बन है, इस पे ये मिथाइल लगा हुआ है, इस पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर पे इसके यहाँ Cl लगा हुआ है, और इधर पे यहाँ पे मान लो हम Br लगाते हैं सपोज। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम क्या बोलते हैं? वेज डैश फॉर्मूला। ये वाला जो ग्रुप है Cl जो अटैच है, Cl जो अटैच है, ये जो बॉन्ड है इसको वेज बोलते हैं। और ये वेज कहाँ पे होता है? बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ, आउटवर्ड प्लेन। ये ज्यादातर बातें सबको मालूम होंगी, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। अगर डैश वाला कोई बॉन्ड है तो डैश वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्ड प्लेन, प्लेन के पीछे की तरफ। ठीक। और जो सिंगल लाइन से डिनोट किए जा रहे हैं बॉन्ड, सिंगल लाइन से हमने डिनोट कर दिए जिन बॉन्ड्स को, ये जो सिंगल लाइन वाले बॉन्ड है, H है, CH3 है, ये वाले जो बॉन्ड है ये क्या होते हैं? प्लेन में। अगर यहाँ पेपर की बात करो, बोर्ड की बात करो, तो आप बोलोगे इन प्लेन ऑफ पेपर या इन प्लेन ऑफ बोर्ड। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अगर इस तरीके से दिखाया गया है, अरेंजमेंट कैसा है ये? टेट्राहेड्रल। तो एक है वेज बॉन्ड, एक है डैश पे बॉन्ड, और दो कैसे हैं? प्लेन ऑफ पेपर। इसको हम बोलते हैं 3D फॉर्मूला या 3D अरेंजमेंट, वेज डैश फॉर्मूला बोल सकते हैं। अगर इस वेज डैश को हमको 2D में दिखाना हो, किस में दिखाना हो? 2D में। तो 2D में कन्वर्ट करने के लिए, 2D में अगर इसको दिखाना है तो 2D रिप्रेजेंटेशन को हम बोल सकते हैं फिशर फॉर्मूला या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। साइंटिस्ट का नेम है फिशर प्रोजेक्शन। 2D में क्या बोलते हैं? अगर पेपर पे इसको शो करना है तो पेपर पे तो खैर इसको भी बनाया, लेकिन इसको कैसे बनाया हमने? वेज डैश से बनाया। अगर आपको इसको 2D में रिप्रेजेंट करना है तो उस फॉर्मूला को क्या बोलेंगे? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर अरेंजमेंट वेज डैश में है तो उसको फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये सिखा रहे हैं अब आपको। देखो, थ्री डी को किस में कन्वर्ट करना है? 2D। फिशर प्रोजेक्शन। हाँ, 3D में 3D को 2D में कर रहे हैं। वेज डैश को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फिशर। हाँ, नहीं नहीं, 2D वाला जो फॉर्मूला बनाएंगे उसको, ये वेज डैश। ठीक। इसमें कायरल कार्बन जो होगा उसको सेंटर बनाया जाएगा। जैसे दो क्रॉस लाइन है, उसके सेंटर को क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। बनाना कैसे है? जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये Cl था, ये मान लो H था, ये CH3 था प्लेन में, ये मान लो B, ये मॉलिक्यूल था हमारे सपोज। ठीक। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से बना दो, ये बीच वाला कार्बन कायरल कार्बन बन गया। इस तरीके से कायरल कार्बन को बनाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है?
जो वेज वाला है उसको लिख दीजिए ऊपर। कहाँ पे लिखिए? ऊपर वाले पे। तो वेज को कहाँ लिखोगे? अपर पोजीशन। वेज पे जो एटम है उसको कहाँ लगा दो? अपर पोजीशन। और जो डैश पे एटम है उसको कहाँ लगा दो? लोअर पोजीशन। वेज को कहाँ लगा दिया? अपर। डैश वाले को कहाँ लगा दिया? लोअर। यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया? H। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? एक ही पॉइंट बताया है, कुछ खास बात नहीं है। वेज डैश फॉर्मूला है, किसमें कन्वर्ट करना सीख रहे हैं? फिशर प्रोजेक्शन में। वेज वाले को अपर पोजीशन दे दी और डैश वाले को कौन सी पोजीशन दे दी? लोअर पोजीशन। ठीक। हाँ, वो इसके जो है ना 2-3 तरीके हैं। पिछली बार ऑक्सीडाइज। हाँ, जो सामने वाला है उसको हमने कौन सी पोजीशन दे दी? ऊपर। और जो ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ बॉन्ड था उसको हमने कौन सी पोजीशन दे दी? लोअर। है ना? इसके लिखने के कई तरीके हैं, कई बुक्स में अलग अलग तरीके से भी दिया हुआ। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे बैठना है। यहाँ पे बैठने का क्या मतलब है? यहाँ पे मानवेंद्र की आइस है, मानवेंद्र आके बैठ गए। ठीक है। अब मानवेंद्र आके अगर इधर पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठ गए हम जा करके, तो हमारे लेफ्ट में क्या दिख रहा है? उधर लेफ्ट में नहीं, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, इधर देख रहे हो। आप इधर बैठे हो, इधर देख रहे हो, तो आपके लेफ्ट हैंड पे क्या दिख रहा है? CH3। राइट हैंड पे क्या दिख रहा है आपके? Br। ये बात सबको क्लियर है? कहाँ पे बैठाया मानवेंद्र को? इस जगह पे बैठा दिया। और ये किस सेंटर को देख रहा है? कार्बन को देख रहा है। ये जो दोनों बॉन्ड है इनके बीच में बैठा दिया। ठीक, प्लेन वाले बॉन्ड के बीच में। ये लेफ्ट में CH3 दिख गया, राइट में क्या दिख गया? Br। तो एकदम सेम टू सेम बना दीजिए। ये हमने वेज डैश को किसमें कन्वर्ट कर लिया? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म। आंखें बना दो वहां पे। आइस, आइस बोले तो कोई बैठा है। लेफ्ट साइड को देखने के लिए पोजीशन यही क्यों दी है? क्या? तो लेफ्ट साइड देखने के लिए कंपाउंड्स को भी कौन से नंबर पे करना है? हाँ, तो फिर मैंने यही वाली पोजीशन से देखी। हाँ, इसी से देखो। दोनों के बीच में बैठना। हाँ, जो बॉन्ड दोनों है ना बचे हुए, उनके बीच में बैठा दो। और वो किस तरफ देख रहा हो? कायरल सेंटर की तरफ देख रहा हो। नहीं आया? यहाँ बैठ गए आशय आप? आशय आप यहाँ बैठ गए और इसको इस कार्बन को देख रहे हो, है ना? और इस कार्बन को देख रहे हो, तो आपके लेफ्ट में CH3 दिखाई देगा और राइट में ऐसे करके बैठ गए वहां पर। बैठ गया। ये आशय बैठा हुआ। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल आप बना के दिखाएंगे। अच्छा, एक आप बना के दिखा दो जल्दी से। नहीं बनाइए चुपचाप। किसको 2 लगा दे? बहुत ही शैतान बच्चे हैं, मैं क्या ही बोलूं। लातों के कुछ भी बोलते हो आप लोग। ऐसे क्यों बोलते हो आप? आज का नहीं हुआ, बैठे रहो चुपचाप। चलो जल्दी बनाओ।
मानवेंद्र, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है आज क्लास में। क्लास के बाद 5 मिनट रुक लो। धन्यवाद कौन बोल रहा है? अच्छा बन गया, मैंने सोचा बोल रही धन्यवाद। जल्दी बनाओ सब लोग। बन गया? क्या करना है? हर्ष को कहाँ पे बैठाना है? यहाँ पे बैठा दिया हर्ष को। ठीक है। और वेज वाले को कहाँ पे भेज दें? डैश वाले को, डैश वाले को नीचे, वेज वाले को। BR वाला कहाँ दिख रहा है? लेफ्ट में। और आई कहाँ दिख रहा है? राइट में। कनिष्का तुम क्या कर रही थी? BR बन गया? सबका यही बना है? ये गोलू नहीं बनानी, मैंने जो गोल बना दिए। चेक नहीं कर पा रहे हो? बोर्ड पे बना हुआ है तो। चलो लिख लो कंडीशन फॉर, हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। Condition for optical activity. If any symmetry element, हाँ, if any symmetry element is present in compound, then compound is optically inactive. कायरल कार्बन मान लो है भी, और उसमें क्या है? सिमेट्री एलिमेंट अगर प्रेजेंट है कोई, तो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नो सिमेट्री एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तब क्या होगा? कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। ये नोट हो गया ये पॉइंट? अब ये जो सिमेट्री एलिमेंट है, ये आपके 3 तरीके के हैं। कितने तरीके के हम देखेंगे? 3 टाइप्स देखेंगे मॉलिक्यूल में। हो सकता है आपने मैथ्स में कहीं पढ़ा हो या पढ़ने वाले हो। वो पढ़ा है आपने? कोई ग्रुप थ्योरी आती है, पढ़ी है? नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। हो सकता नहीं हो आपके उसमें। 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। एक को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और तीसरा होता है, बोलो नहीं लगातार क्यों?
तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इन तीनों में से किसी मॉलिक्यूल में अगर एक भी प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट हो, तीनों प्रेजेंट हो, या एक भी प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब ये तीनों जो सिमेट्री के एलिमेंट हैं वो कंपाउंड में एब्सेंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आज क्लास में केवल इतना ही डिस्कस कर देते हैं, फिर ये दोनों कल कर देंगे, है ना। हेडिंग डाल लीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर इसका सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जाम्पल बोले, जैसे मान लीजिए आपने कोई बॉल ले लिया सपोज, ठीक है, या कोई आपने बैंगल ले लिया। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ सेंटर है, सेंटर से आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप देखो ये इक्वल, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, ये भी इक्वल पार्ट है आपका, और ये इधर वाला भी पार्ट क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, अब मॉलिक्यूल के केस में कैसे देखते हैं? मॉलिक्यूल के बीच में कोई ऐसा पॉइंट लीजिए, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बीच में कोई ऐसा पॉइंट लीजिए जिस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करिए, और वो लाइन ड्रॉ करते हुए वो लाइन ज्वाइन करे सेम ग्रुप को। किसको ज्वाइन करे? वो सेम ग्रुप को। अगर सेम ग्रुप को वो ज्वाइन कर रही है और मॉलिक्यूल दो हाफ में, इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो एक एग्जांपल बता देते हैं आपको स्ट्रक्चर बना के, तो आपको क्लियरिटी है। लिख लो, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिख लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन लिखो। A molecule is said to have, a molecule is said to have a molecule is said to have center of symmetry, center of symmetry if all straight line that can be drawn center of symmetry if all straight line that can be drawn through the center of molecule, through the center of molecule meet identical atoms through the center of molecule meet identical atoms at the same distance, at the same distance from the center. ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। डेफिनेशन तो यहाँ मैं कंप्लीट कर दूंगी पीडीएफ में। एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाया जाए, कुछ भी क्यों बना दे भाई, कुछ भी क्यों बनाना है। इस कॉर्नर पे H अटैच है, इस पे Br, फिर इस कॉर्नर पे Br अटैच है, इस पे H, इस पे ऊपर की तरफ Cl और यहाँ पे CS, इस पे यहाँ पे CS3, यहाँ पे
सी। ठीक है, ये थोड़ा टिल्टेड ऐसे बनाना तो सही बनेगा, हमारे वाले में ये बॉन्ड टेढ़ा नहीं दिख पा। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल के बीच में ये मिड पॉइंट ले लिया, ये 4 कार्बन की रिंग है, रिंग के ऊपर यहाँ पे ग्रुप अटैच है HBr, यहाँ पे ग्रुप अटैच है Cl-CH3, यहाँ पे BrH, यहाँ पे CH3Cl। ठीक, अब क्या करना है आपको, मॉलिक्यूल के बीचों बीच में कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि सेम एटम्स को आप ज्वाइन करिए। अगर सेम एटम्स उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ज्वाइन करके देखते हैं, देखिए अगर इस एटम से इधर वाले Br के पास जा रहे हो आप तो इतना डिस्टेंस लगभग लगभग, इधर Br के पास भी जाओगे तो लगभग उतना ही डिस्टेंस है। मॉलिक्यूल ढंग से बना नहीं है इसलिए डिस्टेंस इक्वल दिख रहा है। इस सेंटर से अगर आप इधर CH3 पे जाओ तो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, अगर इस CH3 पे जाओ तो लगभग लगभग इक्वल डिस्टेंस, मतलब सेम एटम सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। इससे इसकी जितनी डिस्टेंस है उतनी इसकी, इसकी जितनी डिस्टेंस है उतनी इसकी। अब इससे कहाँ पे जाएं, इधर H पे चले गए और इधर ये नीचे वाले H पे जाओ तो ये डिस्टेंस भी देखा जाएगा तो सेम। ऐसे ही किस पे जाना है, Cl पे चले जाओ, इसी सेंटर से ये डिस्टेंस और ये, फिर इसी तरीके से ये CH3 पे चले गए, सारे एटम्स को ज्वाइन करके हमने देख लिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का भी सेम डिस्टेंस दिख रहा है, इसका मतलब अगर इस डिस्टेंस को x बोलो तो ये भी क्या होगा x, अगर इस डिस्टेंस को y बोलो तो ये भी क्या होगा y, अगर ये Br वाले इस डिस्टेंस को z बोलो तो ये भी होगा z, इसको a बोलो CH3 वाले को तो ये भी क्या होगा a। अगर ऐसी कंडीशन आपको मॉलिक्यूल में दिखाई देती है तो इस मॉलिक्यूल में ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जैसे ही आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुआ, इसको O बोल दो, जैसे ही आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर में मिडिल में कोई पॉइंट लीजिए, सेम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सेम ग्रुप को ज्वाइन करने पे, जैसे 2 मिथाइल थे, दोनों मिथाइल को सेंटर से ज्वाइन किया अगर सेम डिस्टेंस है, फिर दूसरे 2 सेम ग्रुप हैं उनको ज्वाइन किया अगर सेम डिस्टेंस है। सब में अगर ऐसा सेम डिस्टेंस आता है इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसमें, और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब कल की क्लास में हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं और बोलते हैं पहचानिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपकी होती है ऑफ।